तो बच्चों को ये बताइए आपने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे किया? एसएससी सीजीएल में इनका सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा 2 बार गेट क्वालिफाई इन्होंने किया है। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी में भी सिलेक्शन लिया है। आस पड़ोस के देख के मोटिवेट भी हो रहे हैं, जूनियर्स भी मोटिवेट हो रहे हैं कि हाँ ऐसे करके तैयारी करनी चाहिए। हो सकता है कि इस स्ट्रैटेजी को सही से फॉलो ना कर पाओ, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। जो इंजीनियर बच्चा होता है ना, बीटेक के जो बैकग्राउंड का होता है, मैथ्स उसका ईगो होती है। आज आप सभी से मैं मिलवाने वाली हूँ एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन स्टूडेंट से जिन्होंने कई बार सिलेक्शन लिया है। जैसे कि एसएससी सीजीएल में इनका सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा 2 बार गेट क्वालिफाई इन्होंने किया है। इसके अलावा आरआरबी एनटीपीसी में भी सिलेक्शन लिया है। लेकिन इन्होंने ज्वाइनिंग जो लेने वाले हैं वो अपनी आरआरबी जेई में लेने वाले हैं। तो फाइनली इनकी नेक्स्ट वीक में ज्वाइनिंग होने वाली है। तो आपसे मिलवाते हैं और वो अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि कैसे उन्होंने तैयारी की, कैसे अपने इतने सारे एग्जाम्स निकाले हैं, क्या क्या उनकी रणनीति रही है। ये पॉडकास्ट आपके लिए बेहद ही शानदार होने वाला है क्योंकि आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर सीखने का मौका मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं प्रांशु से। प्रांशु जी, आपका स्वागत है केडी लाइव के इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। और बताइए प्रांशु जी, कैसे हैं आप? सर अच्छे हैं, आप लोगों का आशीर्वाद है सर। चलिए, जॉब लेने के बाद इतने सारे सरकारी नौकरी आपने निकाला, कैसा फील हो रहा है? अब तो नेक्स्ट वीक आप ज्वाइन करने वाले हैं। बताइए कैसा फील हो रहा है अभी? सर काफी अच्छा है, बहुत ही एक्साइटेड फील कर रहा हूँ मैं। काफी एक्साइटेड फील कर रहे हैं सर। इतने सालों की जर्नी तैयारी के दौरान बच्चे काफी स्ट्रगल करते हैं। एक बार सिलेक्शन नहीं होता, दूसरी बार नहीं होता, जब सफलता मिलना स्टार्ट होता है तो लगातार फिर सफलता मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो कैसा, अच्छा, मम्मी पापा कितने खुश हैं अभी? सर बहुत खुश हैं, घर में काफी खुशी का माहौल है। अच्छा है सर सब कुछ। अच्छा है। और काफी लोग आस पड़ोस के देख के मोटिवेट भी हो रहे हैं, जूनियर्स भी मोटिवेट हो रहे हैं कि हाँ ऐसे करके तैयारी करनी चाहिए। ऐसे करके करनी चाहिए। मतलब वो आपसे पूछते भी होंगे कि कैसे हमें तैयारी करनी है, हमें गाइड कर दो, क्योंकि भाई जब जो आसपास हमारे कोई बच्चा सिलेक्ट हो जाता है तो सारे पेरेंट्स का ही कहीं ना कहीं मोटिवेशन बढ़ जाता है कि हमारा बच्चा भी कर सकता है जब इन्होंने किया है तो। यस मैम। हाँ आते हैं, काफ़ी लोग पूछते हैं, जैसे अभी अपकमिंग एनटीपीसी की कल ही डेट आ गई है। जो बच्चे तैयारी करते हैं वो पूछते हैं कि कैसे भैया तैयारी करूँ। तो मैं बताता हूँ कि देखो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी, तुम हो सकता है कि इस स्ट्रैटेजी को सही से फॉलो ना कर पाओ, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि ये स्ट्रैटेजी को फॉलो करो। तो मैं बताता हूँ, काफ़ी हेल्प होती है उनको। कौन कौन से एग्जाम आपने क्वालिफाई किया है? सर मैंने सीजीएल क्वालिफाई किया है और 2 टाइम सर मैंने गेट भी निकाला है विद अ वेरी गुड स्कोर। और एनटीपीसी सर मैंने क्वालिफाई किया है और अभी मैं आरआरबी जेई जो 2024 में आया है उसकी मैं ज्वाइनिंग लेने वाला हूँ नेक्स्ट वीक। अरे वाह, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। कहाँ से हैं आप? सर मैं यूपी से हूँ। यूपी में कहाँ से? सर हरदोई से। अच्छा, हरदोई से हैं। यस सर। चलिए, और फैमिली मेंबर में कौन कौन है आपके? सर केवल भाई है छोटा, मम्मी पापा हैं और दादी हैं। दादी हैं। और छोटा भाई क्या कर रहा है? सर ही इज आल्सो इन प्रिपरेशन मोड। प्रिपरेशन मतलब अब उनको भी जेई बनना है, उनको भी सरकारी नौकरी लेना है। हाँ सर। चलिए, बहुत अच्छा। बड़े भाई से मोटिवेशन भी मिल रहा होगा कि अब तो निकलेगा एग्जाम। यस। आप अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताइए, कैसे क्या है? सर मैंने बीटेक किया है ट्रिपल ई ब्रांच से। ट्रिपल ई ब्रांच से? यस सर। सर जो सर आपकी ब्रांच है सर। ट्रिपल ई ब्रांच से आप? यस सर। चलिए, बहुत अच्छा। तब तो भैया ट्रिपल ई वाले स्टूडेंट है तो ब्रिलियंट तो होंगे यहाँ। तो एक बात बताइए प्रांशु जी, आपने तैयारी जो किया इसके बारे में बहुत सारे बच्चे यहाँ पे सुन रहे होंगे, तो आपने किस तरीके से तैयारी किया? अभी आरआरबी जेई का पेपर होने वाला है, तो बच्चों को ये बताइए आपने प्रीलिम्स की तैयारी कैसे किया? सर प्रीलिम्स का देखिए मेरा ऐसा था कि बस मैंने फॉर्म भर दिया था। मेरा मेन फोकस सबसे पहले सीजीएल पे था और उसके अलावा मैं टेक्निकल तो सर गेट वगैरह और इंजीनियरिंग सर्विसेज की सर मैं तैयारी करता था। आरआरबी जेई पे मैंने उतना फोकस नहीं किया था। उसके बाद में सर क्या हुआ, उस समय जो मैंने जब इसका पेपर का पैटर्न देखा तो पूरी तरीके से नॉन टेक था CVT 1। उसके बाद में फिर मैंने कहा कि मैंने अब सोचा रिसोर्सेज जुटाए जाएं पढ़ने के लिए, कैसे तैयारी की जाए, स्ट्रैटेजी एक बनाई जाए, क्योंकि बिना किसी स्ट्रैटेजी के हम नहीं कोई एग्जाम क्वालिफाई कर सकते। पैटर्न देखा, फिर मैंने देखा फैकल्टीज कौन कौन सी अच्छी हैं ऑल ओवर द इंडिया। मैंने सबके डेमो लेक्चर्स देखे तो मुझे आपका सर लेक्चर बहुत अच्छा लगा। अच्छा, लकीली उस समय सर क्या था कि आपका एक बैच लॉन्च हुआ था मैथ्स स्पेशल का। अच्छा, आप मैथ्स स्पेशल से? यस किस सर। मंथ का था वो? सर अगस्त का था, अगस्त 2024 का सर था। अरे उस बैच से तो कितने सारे बच्चे सिलेक्शन लिए हैं एसएससी और रेलवे में, ढेर सारे बच्चे। सर मैं आपको मतलब थोड़ा आगे की बात बता रहा हूँ, जब मैं डीवी के लिए गया था वहाँ भी सर कई बच्चे ऐसे थे जो ऑलरेडी यहाँ केडी के सर किसी ना किसी बैच में इनरोल थे सर। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे 1-2 ऐसे मिले जो क्या नाम आपका जो मैथ्स स्पेशल का बैच है उसमें सर थे। और मेरे कई दोस्त हैं, कोई सर मुंबई जोन में है, कोई सर प्रयागराज जोन में, मेरा जम्मू जोन था। तो हम लोग ऑल ओवर द इंडिया, समझ लीजिए आपके स्टूडेंट सर अब फैलना शुरू हो गए हैं।
क्योंकि मैथ्स स्पेशल से बच्चे बहुत सिलेक्शन लेते हैं, क्योंकि उसमें सारे एसएससी वाले बच्चे, रेलवे वाले बच्चे सभी रहते हैं, तो इस तरीके से उसमें बहुत ज़्यादा सिलेक्शन लेते हैं। तो एसएससी मैथ्स में आपका अगर मैं बात करूं, मैथ्स अब सीजीएल भी दिए, सीजीएल भी निकाले, मैथ्स में कैसा स्कोर रहा? सर मैथ्स में सच बताऊं, देखिए ऐसा होता है कि सर जो इंजीनियर बच्चा होता है ना, बीटेक के जो बैकग्राउंड का होता है, मैथ्स उसका ईगो होती है। ईगो होती, बिल्कुल। और उसमें भी सही ट्रिपल बात वाले है। बच्चे, उसमें भी सर ट्रिपल ई वाले बच्चे, तो वो उनका ईगो होती है। अगर वो मैथ ना लगा पाए तो वो अपने आप को सेल्फ डाउट करते हैं। बिल्कुल। तो मैथ सर मेरी अच्छी थी, पॉलिश आप लोगों ने किया, आपका मैंने बैच लिया, उससे सर पॉलिश हुई मैथ, और मैंने सर फुल ऑन फुल मेरा सर स्कोर था। और मुझे एक चीज़ बताइए, आपने जैसे बताया कि तैयारी आपने स्टार्ट किया सबसे पहले, तो सबसे पहले फिर आपने क्या किया, तैयारी बताइए कैसे स्टार्ट किया, जेई के बारे में बताइए। सर जेई का मैंने सब आपके यहाँ JEE का से पेपर है? यस सर, हाँ सर 18, 19 और 25 को है पेपर। मैंने क्या किया सर, आपके यहाँ से मैंने 2 मतलब बैच सर लिए। पहले मैंने आपका बैच परचेज किया, मैं देख रहा था बैच, अचानक से यूट्यूब पे क्या हुआ, मैम का भी लेक्चर पॉपअप हो गया, वो सजेशंस में आ जाते हैं ना, तो मैम का भी लेक्चर पॉपअप हुआ। तो फिर मैंने देखा, मैंने कहा कि देखता हूँ एक बार साइंस का भी देखता हूँ, क्योंकि साइंस के भी सर अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन आते हैं CBT 1 में, 30 मैथ के आते हैं। साइंस का भी बहुत वेटेज है। रेलवे का अगर मतलब रेलवे में रेलवे अगर आपको निकालनी है ना, तो मैथ्स और साइंस तो सर समझ लीजिए आपके लेफ्ट और राइट हैंड है। राइट हैंड, बिल्कुल ऐसा है सर। फिर मैम का भी मुझे लेक्चर काफ़ी पसंद आया, जो जिस तरीके से मैम पढ़ाती हैं बच्चों को, जिस तरीके से समझाती हैं। मैम कभी रटाने पे फोकस नहीं करती हैं, हमेशा कहते हैं कि कंसेप्ट को समझो, कंसेप्चुअल स्टडी रहती है। आप दोनों लोगों की सर मुझे काफ़ी कंसेप्चुअल स्टडी लगी, क्योंकि रटा रटाया सर किसी भी आप रटेंगे, आप एग्जाम में पास भले हो जाएं, लेकिन नौकरी आप नहीं पा पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने सर ये 2 बैच लिए थे मैथ्स। एक मैम का बैच था रेलवे फाउंडेशन बैच, उसमें मैम की साइंस थी, तो वहाँ से सर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की। मैं पढ़ता था सुबह, सर मैं देखिए देर से सोता हूँ, देर से उठने वाला इंसान था मैं, सुबह 9 साढ़े 9 बजे उठता था। ये मेरा सर अपना बिल्कुल सबका अलग अलग ये मेरा स्केड्यूल था, तो मैं ऐसे प्रिपरेशन करता था। फिर अपना 10 साढ़े 10 से मैं पढ़ना शुरू करता था, 2 बजे तक पढ़ता था। उसके बाद में जो भी खाना पीना जो भी चीज़ें हैं, फिर सो जाता था। फिर 4 बजे से अपना फिर पढ़ता था, 8 बजे तक पढ़ा। फिर टहलने बाहर निकल गया 2 घंटे के लिए दोस्तों के साथ में, चाय वगैरह पे। सारी मैंने जो भी पढ़ाई की है घर पे, मैंने अपने घर पे पढ़ाई की है रह के, ऑनलाइन। मैं कोई लाइब्रेरी नहीं गया, क्योंकि मेरे घर का माहौल ठीक था, पढ़ाई वाला था। मैं लाइब्रेरी वगैरह में सर अपना टाइम नहीं वेस्ट करना चाह रहा था, आने जाने में फिर बहुत मैम टाइम वेस्ट होता है। तो घर पे रह के मैं पढ़ाई करता था। 8 बजे निकल गया, 9 बजे आया, खाना खाया, 10 बजे से फिर पढ़ना शुरू किया, 2 बजे तक पढ़ा, फिर अपना थोड़ी देर मोबाइल देखा, सो गया मैं 3 बजे। अच्छा, आपकी प्रिपरेशन में अगर मैं बोलूं कि कंसिस्टेंसी क्या थी, क्योंकि बच्चे कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं, तैयारी तो करते हैं लेकिन 4 दिन पढ़ते हैं, 2 दिन नहीं पढ़ेंगे, फिर 4 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन नहीं पढ़ेंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा था? यस मैम, ऐसा होता था, शुरुआत में ऐसा हुआ है। देखिए आप अगर मान लीजिए पढ़ रहे हो, फिर आप पढ़ाई छोड़ दें, फिर पढ़ें, फिर पढ़ाई छोड़ दें, तो जो नौकरी मिलने के जो चांसेस होते हैं ना, जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो कम हो जाती है। अब चूंकि मैं मैथ्स के बैकग्राउंड से हूँ, तो मैंने कैलकुलेट किया, मेरा दिमाग थोड़ा सा कैलकुलेटिव रहता है, तो मैंने कहा यार अभी नहीं करूँगा तो मैं कब पढ़ाई करूँगा, पढ़ाई करना ज़रूरी है ना, क्योंकि कोई बैकअप प्लान नहीं था मेरा मतलब देयर वाज नो प्लान बी। तो मैंने मतलब हम वैसे भी मिडिल क्लास फैमिली के हाँ, लोग हैं, और हमारे पास एक ही ऑप्शन है, अगर हमें अपनी लाइफ अच्छी करनी है तो हमें एक सरकारी नौकरी चाहिए। यस मैम। और हमारी फैमिलीज के अंदर एक और बात होती है कि अगर स्टेबिलिटी हमें चाहिए तो हमें सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे हम बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर में कितना ही कमा रहे हैं, लेकिन हमारी जो फैमिली से अप्रूवल्स मिलते हैं या रिलेटिव्स से मिलते हैं, वो सब हमें सरकारी नौकरी से मिलते हैं। सरकारी नौकरी का भौकाल ही अलग होता है। हाँ। समाज में प्रतिष्ठा अलग होता है, सब कुछ सम्मान अलग। अब आजकल देखिए टेक्नोलॉजी इतनी इन्वॉल्व हो गई, लोग अपनी सैलरी स्लिप डालते हैं। हाँ। तो मैं सैलरी स्लिप लोगों की देखता था, तो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन था कि अगर मैं एक ठीक ठाक लेवल की जॉब अगर कर लूँ, तो हाँ मेरे अकाउंट में हर महीने इतना पैसा क्रेडिट हो जाएगा। अच्छा, तो आरआरबी जेई में जब आप सिलेक्ट, तो आपने उसका भी चेक किया होगा, Yes, तो ma'am. आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है? मैम वैसे ये लेवल 6 की जॉब है, 4200 ग्रेड पे की। तो आफ्टर ट्रेनिंग जेई लोगों को 1 साल की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में अलाउंसेस वगैरह जो भी डीए एरियर यही सारी चीज़ें मिला के मतलब 60 to 65,000 होती है सैलरी एज पर 7th पे कमीशन। और उसके अलावा रेलवे कई सारे अलाउंसेस देता है अपने एम्प्लॉयज़ को। कई जगह ऐसी हैं जैसे वर्कशॉप्स हो गई,
प्रोडक्शन यूनिट होगी, मेरा सिलेक्शन प्रोडक्शन यूनिट में हुआ है। उसमें तो बहुत तो ज़्यादा उसमें सर अच्छा पैसा मिलता है। आप ये समझ लीजिए जो लेवल 7 को जो मिलता है पैसा, उतना ही पैसा हम लोगों को मिलेगा, समवेयर अराउंड 85 to 90,000 के बीच ये में आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा इतना अमाउंट बहुत क्रेडिट होगा। हैंडसम अमाउंट है। मैम, 85 to ज्वाइन 90,000 किया इधर की तरफ, Yes, INTPC yes, ज्वाइन sir. नहीं की इसीलिए इधर तो मेरा एनटीपीसी का सर सिलेक्शन हो गया था, लेकिन फिर मेरा इसमें भी आरआरबी जेई में भी मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन तो आपका टेक्निकल बैकग्राउंड है तो Yes, आपने ma'am. सोचा कि जेई में जाना है। तो मेरा टिल्ट इधर ही था, इसी वजह से मैं गेट की भी प्रिपरेशन करता था। टेक्निकल वाले बच्चे हमेशा चाहते हैं कि अगर उसको टेक्निकल में जॉब मिल जाए तो वो नॉन टेक की तरफ नहीं जाना। अपने डोमेन की सर बात ही अलग होती है। उसका भौकाल, उसका रुतबा एक अलग होता है। सारे बच्चे, क्योंकि मैं भी बैकग्राउंड से बिलोंग Yes, करता हूँ, sir. मैं भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सेलेक्टेड हूँ, मुझे भी पता है कि टेक्निकल पोस्ट का रुतबा ही अलग होता है। Yes, sir. जब आप टेक्निकल, हर एक इंजीनियर चाहता है कि पहले उसे टेक्निकल में जॉब मिले। अगर इंजीनियर बन के जाते हैं तो वो सबसे अच्छा जॉब होता है, सेकेंडरी ऑप्शन उसके लिए नॉन टेक का जॉब होता यस है। सर। ये चीज तो होता ही। उसके बाद एक बात बताइए, अभी जो आपका पोस्टिंग होगा वो कहाँ पे होगा? सर रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला पंजाब। अच्छा। अभी उसके बाद एक चीज और बताइए, वहाँ पे रहने का व्यवस्था क्या है? अब वहाँ मिलेगा क्या? सर अभी हम लोग ट्रेनिंग में हैं, तो हम लोगों को भी हॉस्टल अलॉट होगा। अच्छा, हॉस्टल। वहाँ उन्हीं का ट्रेनिंग सेंटर है टीटीसी, वो हम लोगों को हॉस्टल अलॉट होगा वहाँ पे। उसके बाद में सर क्वार्टर्स वगैरह, वैसे जेई को टाइप 3 क्वार्टर मिलते हैं। आप ऐसे समझिए 3 BHK का क्वार्टर मिलता है, बहुत स्पेशियस होता है और आगे भी काफ़ी अच्छा स्पेस होता है पार्किंग के लिए, घर के पीछे भी बहुत अच्छा होता है, मतलब सर अच्छा है वो एक जेई के अंदर में बहुत सारे ग्रुप डी वाले स्टूडेंट होते हैं, Yes, sir. क्योंकि आप लोग जो इंचार्ज होते हैं वहाँ पे डिपार्टमेंट में जाने के बाद आपके अंडर में ग्रुप डी के बच्चे काम करते हैं कि Yes, मतलब sir. एक जेई के अंदर में ही, क्योंकि आप उनके बॉस हो गए यस सर। ग्रुप डी वालों लोग। यस सर। तो एक बात मुझे बताइए, वहाँ पे जो आपका सबसे पहले आपका CBT 1 का आपने तैयारी किया, यस सर। उसमें आपने प्री क्वालिफाई किया, यस सर। तैयारी आपने यहाँ से किया KD लाइन Yes, से, sir. यहाँ से रेलवे से, Yes, रेलवे का फाउंडेशन बेस से, और आपने बताया मैथ्स स्पेशल से किए। उससे ये फायदा क्या क्या मिला आपको मैथ्स स्पेशल से, कि मतलब आपके 3-4 एग्जाम्स में तो भैया सब जगह तो मैथ्स आते थे, आपके CGL निकाला, NTPC निकाला, उसमें तो बहुत मदद मिला होगा। सर मैथ्स स्पेशल से मुझे ये मदद मिली कि क्वेश्चन देख के ही आंसर सॉल्व मैं कर सकता था। क्वेश्चन पढ़ा, वो आप सर जो कैलकुलेशन की ट्रिक्स बताते थे, वो कैसे आपको कैलकुलेट करना है, और फिर बस उन चीज़ों को मैंने थोड़ा सा मेमोराइज कर लिया। थोड़ा सा मैंने क्योंकि जब तक मेमोराइज करेंगे नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल। मैंने मेमोराइज किया, काफ़ी उसकी प्रैक्टिस करी, तो क्वेश्चन देखते ही खटाक से सर आंसर आ जाता था। और साइंस में भी मैम के बताए हुए बहुत से क्वेश्चन, मतलब डिट्टो जो मैम ने क्लास में बताए थे, डिट्टो वही क्वेश्चन। हो सकता है लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो, लेकिन कंसेप्ट वही है, एग्जैक्ट वही कंसेप्ट है। बिल्कुल। मैम को पता है ना क्या पढ़ाना, क्योंकि मैम ऑलरेडी Thank you so सेलेक्टेड है, much. NTPC लास्ट टाइम मैम सेलेक्टेड है, मैम को हाँ, पता लेकिन है। अब बच्चे बोलते हैं कि बच्चे- मैम हमने सिलेक्शन लिया लेकिन हमने ज्वाइन क्यों नहीं किया। हाँ। अब मैं प्रांशु के साथ ये डिस्कस कर लेती हूँ और आप लोगों को भी बता देती हूँ। एक्चुअली कि जब तक मेरी ज्वाइनिंग आई थी ना, तब तक मैं एजुकेशन फील्ड में आ चुकी थी और मैं इधर सेटल हो गई थी। हाँ। मतलब मुझे पढ़ाना अच्छा लगने लग गया था। अब जब मुझे पढ़ाना अच्छा लगने लग गया और मैं ओबियस लड़कियां घर के पास रहना चाहती हैं, तो मेरा घर दिल्ली के पास है, तो मैं दिल्ली से बाहर नहीं जाना चाहती थी, जबकि मेरा चंडीगढ़ जोन में सिलेक्शन हुआ था। और जबकि पहले मेरा मन था कि मुझे चंडीगढ़ जाना है ऐसे करके, लेकिन मैं एजुकेशन में पढ़ाना इतना अच्छा लगने लग गया था ना बच्चों को, कि मतलब मुझे लग रहा था कि अब शायद मेरे लिए ना यही प्रोफेशन सबसे बेस्ट है। इसलिए मैंने उधर मतलब जाना, और मैंने वो सीट भी खराब नहीं की। बिल्कुल भाई, ध्यान रखा, क्योंकि मैं बिल्कुल, टीचर ये बन बहुत चुकी important थी। है। ये सीट important खराब है, करना। बिल्कुल। क्यों सी? आपका भी ये मुझे बहुत अच्छा डिसीजन लगा कि आपने NTPC का सीट छोड़ा, CGL का सीट छोड़ा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब उसको टेक्निकल जॉब लग जाता है, जेई बन जाते हैं, एई बन जाते हैं, तो वो CGL की तरफ मूव ऑन नहीं करते हैं, वो टेक्निकल की तरफ, बीटेक वाले बच्चे, बिल्कुल। क्योंकि ये अच्छा प्रोफाइल है, मतलब अच्छे जॉब है, आरामदायक जॉब है, बहुत सारे फीचर्स, बहुत सारे फैसिलिटीज मिलते हैं। उसके बाद मुझे एक चीज बताइए प्रांशु जी, फिर उसके बाद आपका आया प्री तो निकाल लिया, फिर मेंस में कैसे आपने तैयारी किया? सर जब मेरा प्री निकला है, जब मैं एग्ज़ाम देने गया, मैं एक्चुअली जा नहीं रहा था एग्ज़ाम देने। अच्छा, हाँ। मैं एग्ज़ाम देने नहीं जा रहा ठीक था। है। एक होता है कि सबकी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है जब वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस्ड फील करता है। ऑल्दो तैयारी होते हुए भी मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस था। होता है सबकी लाइफ में एक ऐसा फेज आता है। फिर मैंने मैम से बात करी, मैंने मैम को बताया ये, तो मैम ने मुझे बहुत मोटिवेट किया एग्ज़ाम के 2 दिन पहले। अच्छा, आप जा ही नहीं रहे थे? मैं नहीं जा रहा था एग्ज़ाम देने। मैम ने बहुत मोटिवेट किया। ये जो जॉब लगी है मेरी, बिल्कुल मैम की वजह से लगी है। अरे थैंक अगर यू मैम so नहीं much। बोलती तो मैं एग्ज़ाम देने ही नहीं जाता एग्जाम देने ही नहीं जाते। ना। मुझे वो मैं जब भी प्रांशु का सिलेक्शन में देखती हूँ, मुझे वो कॉल बार बार याद आती है कि जब मेरी प्रांशु से बात हुई थी
कि मैम मैं एग्जाम देने नहीं जा रहा हूँ। 18 को एग्जाम था, मैंने 16 को आपसे बात की थी। हाँ बिल्कुल। आप एग्जाम देने नहीं जा रहे थे, मैम ने आपको भेजा एग्जाम देने हाँ। के लिए। मैंने बस इसको ये बोला था कि इसने कहा कि मैम मैंने नहीं पढ़ाई की है, पढ़ाई तो मैंने की लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा है एग्जाम देने का। हाँ। और मैं अंदर से ना बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो चुका हूँ, मुझे लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता है। ऐसा ही हुआ था। यस मैम। बहुत ज़्यादा मतलब परेशान ऐसे। फिर मैंने कहा क्योंकि मुझे पता था, क्योंकि ये बहुत सीरियस स्टूडेंट था, बहुत अच्छे से पढ़ता था, तो मैंने कहा इसकी तैयारी हो रखी है, मैंने इसको ज़बरदस्ती पेपर देने भेजा। मैं कहा तुम बस मेरे कहने से, मैं टीचर हूँ और तुम्हें एक बात बोल रही हूँ कि मेरे कहने से पेपर दे आओ अपना, बस एक होगा टीचर नहीं होगा। एक टीचर को ही स्टूडेंट का पोटेंशियल पता होता है। मुझे पता था तुम्हारा। अगर उस दिन नहीं तो ये 90,000 का जॉब, 85,000 का जॉब तो नहीं लगता ना। तो भाई। ये चीजें होती है। इसीलिए क्या होता है ना, लाइफ में टीचर के साथ साथ हमेशा मैं हमेशा क्लास में भी बच्चों को बोलता हूँ, हमेशा लाइफ में ऐसे टीचर को चूज कीजिए। आप लोग जहां भी पढ़ रहे होंगे, सिर्फ टीचर ही नहीं, साथ साथ एक सही मेंटोर को चूज कीजिए। पढ़ाने वाले टीचर मार्केट में बहुत सारे हैं, उनसे ही सिलेक्शन नहीं होता है, एक सही मेंटोर भी साथ में चाहिए, ऐसा टीचर जो आपके साथ जुड़े रहे। हम लोग कनेक्शन ऐसा बनाते हैं ऑनलाइन बैचेज में। ये नहीं होता है कि बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, एक बैच में लाखों बच्चे होते हैं। ये नहीं होता है कि मैं सिर्फ बच्चों को पढ़ा दो निकल जाओ। इस तरीके से आप लोग भी देखते होंगे, आप लोग से टेलीग्राम के थ्रू, फॉर्म्स के थ्रू, इस तरीके से हम लोग कनेक्शन बनाते हैं कि बच्चों के साथ प्रॉपर जुड़ते हैं। तो ये फील नहीं होता है कि भैया कि सर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। हाँ, अब अच्छा प्रांशु, अब जो मेरी आपसे कॉल पे कन्वर्सेशन हुई थी उस दिन, आप अपने ही मुंह जुबानी बताइए बच्चों को, जिससे उन्हें पता लगे कि हाँ हम किस लेवल तक बच्चों की मदद करते हैं। हाँ। या उनके साथ हम कहाँ तक खड़े होते हैं। क्योंकि बच्चे सोचते हैं हम ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, हाँ। तो टीचर्स का मतलब इतना ज्यादा वो नहीं होता है कि हमसे इंटरेक्शन नहीं करते हैं। तो आप अपना ये लाइव एक्सपीरियंस मेरे साथ जो भी रहा है वो आप शेयर करिए। मैं बता रहा हूँ आप लोगों का, ये मुझे बहुत मतलब अच्छी बात लगती है कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप्स के द्वारा बच्चों से जुड़े रहते हैं, कैसे भी करके हो। हाँ। अगर मैंने मान लीजिए 7 बजे आपको मैसेज किया, जरूरी नहीं आप तुरंत ही रिप्लाई कर दें। हाँ, आप रिप्लाई जरूर करेंगे, चाहे थोड़ी देर बाद करें रिप्लाई। ये बात बहुत अच्छी लगती है। कोई डाउट होता है आप लोग रिप्लाई जरूर करते हैं, इंडिविजुअली बच्चों को आप रिप्लाई करते हैं। ये बहुत अच्छी आप दोनों लोगों की सर बात लगी। हुआ ये था कि 16 तारीख को मैंने मैम को फोन किया, 16 दिसंबर 2024 को शाम को करीब 8 बजे होंगे। पहले मैंने मैम को मैसेज किया कि मैम बात करना चाह रहा हूँ आपसे, ऐसी ऐसी बात है। तो मैम ने कहा ठीक है करिए कॉल। मैंने मैम को टेलीग्राम पे ही कॉल किया, बताइए अपनी सारी प्रॉब्लम। मैम ने मुझसे ये कहा तुम एग्ज़ाम दे के आओ, सिलेक्शन होना या ना होना ये तुम्हारे हाथ में नहीं है, ठीक है। तुम्हारे हाथ में जितना था तुमने वो सब कर दिया, अब बस तुम्हें जाना है और तुमने जो पढ़ाई की है बस उसका आउटपुट वहाँ दिखाना है। काफ़ी और भी कई सारी सर मैम ने मोटिवेशन वाली बातें करी। तो फिर मेरा मन हुआ, मैंने कहा चलो ठीक है मैं जाता हूँ अगले दिन। फिर मैं गया मैम से, फिर मैंने दोबारा बात की, आशीर्वाद लिया मैम से और फिर मैं एग्जाम दे के आया और काफ़ी अच्छा सर एग्जाम गया था मेरा। और जब प्री क्वालिफाई हुआ फिर उसके बाद CBT 2 देने में मोटिवेशन। 5 मार्च को मेरा रिजल्ट आया था CBT 1 का, 5 मार्च 2025 को। जैसे रिजल्ट आया तुरंत मैंने मैम को सबसे पहले कॉल की कि मैम मेरा CBT 1 क्वालिफाई हो गया है। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना कि लगता है यार कि हाँ हम लोग के मेंटरशिप से बच्चे ले रहे हैं, सिलेक्शन ले रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। और पढ़ाने से सिलेक्शन ले रहे हैं और जिस तरह से हम लोग मेहनत करते हैं तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। पता है कहीं ना कहीं ये होता है कि हम ना ऑनलाइन पढ़ाते हैं लेकिन हमें सामने, अब ये हम टीचर्स हैं इसलिए हमें पता चल जाता है कि कमेंट के अंदर हम देखकर ये बता सकते हैं कि ये बच्चा सिलेक्शन लेने वाला है, ये नहीं लेने वाला है। तो उसमें कहीं ना कहीं क्या था कि आपके साथ भी वही बॉन्ड था, क्योंकि मुझे उससे एक होता है ना अंदर से वाइब्स आ जाना किसी को दे वो करके, तो मुझे आ गया था कि ये बच्चा सिलेक्शन जरूर लेगा, इसलिए मैं हमेशा साथ खड़ी रही। और देखो आज ये हमारे साथ, आज इन्हें कितने दिनों से फोन कर मैम आपसे मिलना है, सर आपसे मिलना है, कि टाइम फ्री। अब फाइनली वो आ चुका है समय कि जब हम ये इंटरव्यू कंडक्ट करा रहे हैं। और जैसे मैं आप सबसे भी बोलती हूँ, आप सब सिलेक्शन लीजिए, आइए हम आपको पार्टी करेंगे। अभी प्रांशु जी ऐसे है ना, कभी कितने सारे NTPC वाले बच्चे, अभी आप लोग के बैच में इतने सारे जेई बच्चे मतलब आ रहे हैं, मतलब टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं सबका इंटरव्यू कंडक्ट करवा पाऊँ। अभी SSC वाले बच्चे कभी इतने सारे के इंटरव्यू कंडक्ट करवाए, बहुत सारे बच्चे बचे हुए थे पिछले साल के और ऐसे टॉपर्स SSC में दिए और उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता है, लेकिन थोड़ी सी बिजी शेड्यूल होने के कारण। लेकिन ये अब मैं सोच लिया हूँ कि अब हर वीक में अब आप लोग से मिलता रहूंगा, मतलब हर वीक में ये इंटरव्यू की सिलसिला जारी रहेगी आप लोगों के साथ में। उसके बाद प्रांशु जी ये बताइए, आपने फिर CBT 2 निकाला, तो जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन आपका पहला रिएक्शन क्या था? मम्मी पापा का रिएक्शन क्या था उस दिन? सर मुझे तो बिल्कुल विश्वास नहीं था, मैं उस दिन लखनऊ में था, ठीक है, मैं घर पे नहीं था और पता भी नहीं था कि रिजल्ट आएगा। मुझे नहीं पता था कि रिजल्ट आएगा। मैं उस दिन बस जैसे सिलेक्शन हुआ, मतलब
बहुत ही ज़्यादा एक होता है ना एक्सिलरेटिंग मोमेंट, वो था। फिर मैंने तुरंत सबसे पहले मैम को कॉल किया, फिर घर पे पापा मम्मी को कॉल किया, और अगले ही दिन उनकी एनिवर्सरी थी पापा मम्मी की। ओ, इतना बड़ा गिफ्ट, इससे बड़ा गिफ्ट और क्या हो सकता है कि भाई जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, बस माता पिता को ही होता है बस कामयाब हो जाए हमारे बच्चे। फिर मैं रात को घर आया, करीब 12-1 बज गया था, और काफ़ी खुश थे दोनों लोग, काफ़ी खुश थे। होना भी चाहिए कि बेटा, चेहरा खुश ना हो, आंखें खुश थी उन लोगों की। और ये सबसे बड़ा गिफ्ट आपने दिया, ये बहुत बड़ी बात होती है सर। सब उन लोगों का आशीर्वाद और आप लोगों के गाइडेंस है, हमेशा होता है। और प्रांशु जी, मुझे एक चीज और बताइए कि जैसे अब तो चश्मा लगा हुआ आपका, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है? जैसे जेई वाले बच्चे मेरे से हमेशा पूछते रहते हैं कि सर मेडिकल स्टैंडर्ड, थोड़ा सा आप अपने पोस्ट के बारे में बताइए, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या था? सर मेडिकल स्टैंडर्ड देखिए कई टाइप के होते हैं रेलवे में, हर पोस्ट का अलग अलग होता है। जो मेरा कैडर है उसमें C1 मेडिकल था। C1 मेडिकल में क्या है कि रेलवे में सर आई सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है, लेकिन हमारा जो C1 मेडिकल है ये नॉन सेफ्टी स्टैंडर्ड के अंतर्गत आता है। इसमें चश्मा कितने भी नंबर का हो डजेंट मैटर, -10 डायोप्टर का भी हो चलेगा, आपकी विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी नज़र 6/12 या 6/18 होनी चाहिए मैक्सिमम। उसमें 6/6 भी नहीं मांगते या 6/9 भी नहीं मांगते, वो मैक्सिमम स्ट्रेच है सर किसी पर्सन का, वो देख ले रहा है आराम से, बस यही रेलवे मांगता है C1 कैटेगरी में। 6/12 भी होगा तो भी चलेगा, 6/18 होगा तो भी चलेगा, और फिजिकली फिट होना चाहिए ऑल एस्पेक्ट में। ठीक है, उसके बाद मुझे एक चीज और बताइए, डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना पड़ता है? सर डीवी में हाई स्कूल की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, इंटर के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, आपका जो भी डिग्री या डिप्लोमा है उसके मार्कशीट और सर्टिफिकेट सारे, और सर आपका कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो, अगर आप फिजिकली हैंडीकैप हैं वो, और अगर आपके नाम में या फादर के नेम में कोई भी डिफरेंस आता है तो उसका आप एक लेटेस्ट एफिडेविट एक बनवा लीजिए। यही सर डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और उसके बाद जैसे अभी बच्चों के जेई का प्रीलिम्स होने वाला है, मैं आपसे 3-4 सवाल पूछूंगा। जैसे मुझे बताइए, सबसे पहले जेई का सिलेक्शन प्रोसेस बता दीजिए बच्चों को, सबसे पहले क्या होता है, देन आफ्टर क्या होता है? सबसे पहले CBT1, देन CBT2, देन DV होता है, DV के बाद में मेडिकल होता है, मेडिकल के कुछ समय बाद एक पैनल आता है, पैनल में आप किस कैटेगरी के अंदर आपको अलॉटमेंट आपका हुआ है, रिक्रूटमेंट हुई है, वो उसमें लिखी रहती है, और उसके बाद में फिर आपको कॉल आ जाता है वहाँ से, जहाँ भी आपकी रिक्रूटमेंट हुई है, चाहे आपकी किसी डिवीज़न में हुई हो या किसी वर्कशॉप में हुई हो या कोई प्रोडक्शन यूनिट हुई हो, कहीं भी अगर रिक्रूटमेंट होगी तो वहाँ से वो लोग आपको एक ज्वाइनिंग लेटर भेजेंगे, उसमें लिखा रहेगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लाने हैं, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद सेकंड सवाल बच्चों के मन में आता है कि सर प्रमोशंस कैसा रहता है? प्रमोशंस के बारे में बताइए, जेई के बाद क्या होगा, फिर उसके बाद क्या प्रमोशंस में मिलेगा ये? सर जेई अगर आप एज अ जेई भर्ती होते हैं, फिर उसके 3 साल बाद आप SSC के लिए एलिजिबल हो जाते हैं कि आपका SSC आप तय है बनना, सीनियर सेक्शन इंजीनियर आप बन सकते हैं, उसके लिए एलिजिबल हो गए। फिर वो तो वैकेंसी पे डिपेंड करता है कि अगर वैकेंसी है तो आपको तुरंत बना देंगे, अदरवाइज थोड़े टाइम के बाद बनाएंगे। बाकी सर LDC एग्जाम होते हैं, GDC एग्जाम्स होते हैं, वो आप डिपार्टमेंटल एग्जाम दीजिए, आप आगे बढ़ते जाइए, लेवल 9 फिर लेवल 10 ऐसे करते करते आपका फिर प्रमोशन। बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा स्कोप है। और उसके बाद बच्चों के मन में एक और सवाल होता है, जो भी बच्चे अभी जेई देने वाले हैं, ठीक है, अभी नेक्स्ट वीक में पेपर स्टार्ट होने वाला, उनके लिए आप क्या सजेशन देंगे? अभी क्या करें लास्ट टाइम प्री के लिए? सर प्री के लिए मैं यही कहूँगा, मैम ने जितना पढ़ाया है साइंस सबको थॉरोली एक बार रिवाइज कर लीजिए, मैम की मैराथन्स देख लीजिए, भले 1.5x पे देखिए, बस एक बार देख लीजिए। सर आपने जितने भी मैथ्स पढ़ाई है बस उसको देख लीजिए, उससे बाहर मुझे नहीं लगता कुछ आएगा, मेरे टाइम में नहीं आया था और अभी भी नहीं आएगा, क्योंकि आपकी जो वर्कशीट्स हैं जो आप क्लास में प्रैक्टिस कराते हैं वो थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक हैं, मतलब आगे का सोच के आप पढ़ाते हैं कि हाँ ये आ सकता है, ये आ सकता है। हिसाब से ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि आपने CGL भी निकाला है मेरे से पढ़कर, NTPC भी निकाला और भी जेई भी निकाला, तो आपको ऐसा कभी लगा कि मेरे सीट से बाहर, मेरे क्लास से बाहर कुछ प्रैक्टिस करने की नीड पड़ी क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सर नीड नहीं पड़ी। मैंने आपके नोट्स, क्लास नोट्स मैंने बनाए थे, वही मैं रिवाइज करता था, मैंने कोई बुक भी नहीं ली थी, इनफैक्ट नहीं लिया, और CGL ऐसे निकाल लिया। CGL ऐसे। मैथ्स में कितने सवाल सही किए थे मेंस में? सर 30 में 30 सही। 30 में 30, वाह। तो मतलब CGL में मतलब 30 में 30 इन्होंने सिर्फ क्लास नोट से और मेरे प्रैक्टिस सीट से इन्होंने किया भैया। इससे पता चलता है सर कि
हमें बहुत सारी बुक्स नहीं हाँ, इकट्ठी करनी इकट्ठी है, करनी है। हमें हमारे पास जो मटेरियल है और ऑथेंटिक है उसको बार बार रिवाइज करना है। क्वांटिटी डजंट मैटर, क्वालिटी ऑलवेज Quality always मैटर्स। तो बिल्कुल। मुझे पता है ना, क्योंकि मैं खुद सेलेक्टेड हूँ, मुझे पता है किस तरीके से पढ़ाना है, अभी के जनरेशन को किस तरीके से, अभी जो पैटर्न चेंजेस हुए हैं, अभी के समय में किस तरह का कंटेंट, किस तरह का क्वालिटी देना है, मुझे पता है। उसी हिसाब से मैं हमेशा क्लास में आप लोगों को पढ़ाता हूँ, करवाता हूँ। मैथ्स कितना भी बदल जाए, हम लोग नहीं बदल सकते हैं। हाँ। क्योंकि मैथ्स का कितना भी स्टैंडर्ड लेवल जाएगा, क्योंकि हम लोग इंजीनियर हैं, पता है कि किस तरीके से मैथ्स में क्या बदलाव होगा, क्या चेंजेज होगा, वो एक इंजीनियर बता सकता है कि भैया मैथ्स में आप कितना भी एसएससी बदलाव कर ले, सीडीएस बदलाव कर ले, जो कि हम लोगों के लिए वो चीजें और बेहतर होते चले जाएंगे। तो ये चीज हम लोग को अच्छे से पता होता है कि पूरी जिंदगी हमने जब आईटी की तैयारी किया, जब हमने इंजीनियरिंग में थे, जब हम लोगों ने सिलेक्शन लिया, तो पता होता है कि मैथ्स को किस लेवल तक लेके जाना। और मेरा ऑप्शनल भी मैथ्स है, मुझे तो पता होता है जैसे मैथ्स का लेवल बढ़ता है ना, मैं काफी खुश होता हूँ कि यार बहुत अच्छा, मुझे पढ़ाने में और मजा आ रहा है, मेरे लिए बहुत मजा आता है। जैसे चैलेंजिंग चीजें मिलती है, मैं बहुत खुश होता हूँ। अच्छा, इस बार एसएससी का पैटर्न बदलने वाला है, इस बार थोड़ा सा अच्छे लेवल में जाएंगे, मैं बहुत खुश होता हूँ। प्रियांशु जी, हमेशा लगता है यार जैसे लेवल बढ़े, मैं बहुत खुश होता हूँ कि यार बदलाव आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल क्योंकि उस समय में अच्छा लगता है कि नहीं यार मजा आएगा पढ़ाने में, ये चीजें होती है। बदलाव आता है सर, तभी हर चीज में अच्छा लगता है, वरना लाइफ जो है ना मोनोटोनस हो जाती है। हाँ वही। और अच्छा प्रांशु, एक बात बताओ कि मॉक टेस्ट का कितना रोल रहा आपकी प्रिपरेशन में, कि कितनी आपको हेल्प मिली? मॉक टेस्ट आपने जरूर दिए होंगे, क्योंकि देखो सिलेक्शन बिना मॉक टेस्ट के नहीं होता है। तो थोड़ा सा अपना मॉक टेस्ट की जो स्ट्रेटेजी रही वो बताइए बच्चों को, जिससे उन्हें हेल्प मिल सके, कि उन्हें पता नहीं चलता कि कब हमें मॉक टेस्ट देने, कब नहीं देने हैं, या कितने देने हैं, या फिर हमें पेपर आने से पहले कितने दिन पहले देने हैं। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रही थी इसको लेकर के? मैम मॉक टेस्ट जो है मैंने लगभग एग्ज़ाम के, मेरा जो CBT 2 था 22 अप्रैल को था, मैंने लगभग 10 दिन पहले लगाने छोड़ दिए थे। मैं लगाता था डेली 3 या 4 में प्रैक्टिस करता था। कैसे प्रैक्टिस करता था? लगाए पहले दिन नहीं सारे सवाल सही निकले, जो गलत निकले हैं उसमें भी मैं देखता था कि क्यों गलत निकले हैं। कई जैसे जो लोग होते हैं उसमें पॉइंट्स दिए रहते हैं कि इसका ये आंसर है, इसका ये आंसर है, तो उनको भी मैं पढ़ता था। तो एक क्वेश्चन के साथ में मेरे 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते थे। बिल्कुल, मतलब एनालिसिस आप बहुत अच्छे से करते यस थे। मैम। अब बच्चों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एनालिसिस नहीं करते हैं। मॉक टेस्ट लगाना मैम बहुत ज़रूरी है। ऐसे मॉक टेस्ट लगाना बिल्कुल बेकार है कि देखा अच्छा 25 का मेरा मॉक टेस्ट है, 25 क्वेश्चंस का, मेरे 15 नंबर आए हैं, चलो ठीक है अगला मॉक टेस्ट दे देते हैं। नहीं, ये बहुत ही गलत स्ट्रेटेजी है। अगर 15 नंबर आए हैं तो 15 नंबर जो आए हैं पहले उन्हें देखो 15 नंबर आए क्यों हैं, और जो 10 आपके गलत हुए हैं नंबर, उनको भी देखो कि क्यों गलत हुए हैं। तो एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन होते हैं, उससे आपके 4 क्वेश्चन बनेंगे, तो 25 × 4 यानी कि 100 क्वेश्चन एक मॉक से आपका तैयार हो जाते हैं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि मॉक पेपर आप देते हैं ना, जितना समय मॉक पेपर देने में लगाते हैं, आप उतना समय अच्छे से एनालिसिस कीजिए। अगर अच्छे से एनालाइज नहीं कीजिएगा तो कोई फायदा नहीं है मॉक। बिल्कुल। बहुत सारे बच्चे दिन भर डेली मॉक देते हैं, लेकिन उसका स्कोर इंप्रूव नहीं होता है, क्योंकि वो अच्छे से एनालाइज नहीं कर पाते हैं। तो प्रांशु जी यहाँ बहुत अच्छी बात बोली कि अच्छे से आप पेपर को अच्छे से एनालाइज कीजिए, आप कहाँ पे आपका वीक पॉइंट है उस पर आप काम कीजिए, और एक नोट्स बना लें। मान लीजिए 25 क्वेश्चंस का मॉक है, मैंने लगाया, मान लीजिए वो पॉइंट मेरे मॉक में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मेरे नोट्स में वो पॉइंट नहीं है, तो मैंने एक कॉपी बना ली, उसमें वो नोट कर लिया कि हाँ ये भी चीज़ होती है, मुझे नहीं पता इसका मतलब ये चीज़ वो चीज़ होती नहीं है, वो चीज़ होती है, नोट कर लो, आगे काम आएगी, क्या पता पूछ दे एग्जामिनर। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मॉक टेस्ट को एनालाइज करना है और बहुत अच्छे से एनालाइज करना है, उसको नोट भी करना है जो आपको नहीं आता है, जो नहीं आता, ऐसे आपकी स्ट्रेटेजी रही। और 10 दिन पहले आपने मॉक टेस्ट देने छोड़ दिए थे? यस मैम। वैसे क्यों छोड़ दिए थे? मैम क्योंकि मैंने कहा कि अब मॉक टेस्ट लगाऊंगा तो कहीं अगर मेरे नंबर कम आ गए तो मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगा। मैं किसी भी हाल में अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना चाहता था किसी भी तरीके से। मैंने अपने सारे जो मैंने सोचा था कि ये अभी पीक टाइम है, जितने भी मेरे पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं उनको मैं ब्रश अप कर लूं, अच्छे से पॉलिश कर लूं, क्योंकि उसी में से पेपर आएगा, उससे बाहर कहीं नहीं आएगा पेपर। प्रांशु जी ये बताइए, अब तो जेईई का पेपर आने वाला है। यस सर। बच्चों को आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, लास्ट टाइम में क्या करें? सर मैं ये कहूँगा नोट्स को रिवाइज करें, आप लोगों की जो मैराथन्स पड़ी हैं यूट्यूब पे, बस उसी को देख लें। अगर चाहें तो वो मॉक टेस्ट भी दे लें, अगर टाइम उनके पास बचता है एक्स्ट्रा तो, वरना इससे बाहर और कुछ करने की अब जरूरत नहीं है। लास्ट मिनट है, 2 ही 3 दिन बचे हुए हैं। लास्ट टाइम में मतलब रिवीजन अच्छे से करें, नया कुछ ना पढ़े, बस मैराथन देख लें, भले 1.5x पे देख लें करके, लेकिन देख लें। और जो पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज करें, क्विकली रिवाइज कर लें, हाँ। बिल्कुल, मतलब रिवीजन बहुत जरूरी, रिवीजन में बहुत जरूरी रहता है। अब प्रांशु जी आप ये बताइए, अब तो ये बहुत सारी बातें हो गई, अब मुझे ये बताइए, अब तो सरकारी नौकरी लग गई है ना, अब तो आप ज्वाइनिंग करने वाले हैं। यस सर। तो अब रिश्ते तो बहुत आ रहे होंगे,
हाँ क्योंकि सर। हमारे समाज में क्या होता है ना, जब लड़का को सरकारी नौकरी मिलता है तो भैया रिश्ते को तो भरमार लग जाती है, इधर से रिश्ता, इधर से रिश्ता, इधर से रिश्ता। क्या आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है? हाँ कुछ कुछ, मैं भी इसी समाज का हिस्सा हूँ। तो अभी काफी सारे रिश्ते आ रहे हैं। हाँ सर। तो लेकिन क्या प्लान है आपका, 2026 में निकलना है या 27 में, क्या सोच रहे सर 27 का सोच रहा हूँ अभी, थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊँ अपने आप में। हैं? तो अभी आगे की भी कुछ तैयारी कर रहे हैं? हाँ सर। अभी क्या टारगेट है सर नेक्स्ट टारगेट इंजीनियरिंग सर्विसेज है, अभी 8 फरवरी को एग्जाम था ESE का, वो सर दे के आया हूँ। बहुत अच्छा, चलिए बिल्कुल आपका ES का भी सपना पूरा होगा इस बार। थैंक यू सर। इसके बाद मतलब टारगेट है कि शादी करना है? हाँ सर। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो और बताइए थोड़ी सी अपनी लव लाइफ के बारे में बताइए प्रांशु जी। सर कुछ कुछ नहीं, कोई तो गर्लफ्रेंड रही होगी? नहीं सर, कोई नहीं है सर, कोई नहीं? टाइम ही नहीं मिलता सर पढ़ाई के अलावा। पढ़ाई के अलावा टाइम ही नहीं नहीं मिला। सर। ओहो, सिंगल घूम रहे भैया हो। सिंगल, अब जो तो भी लोग सिंगल। इस इंटरव्यू को देख पा रहे होंगे तो भैया प्रांशु जी सिंगल है, रिश्ता भेज सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लड़का का कहना है कि नहीं भैया, जब तक ES क्वालिफाई नहीं करूंगा तब तक शादी नहीं करूंगा। तो 2027 में ही हाँ जी सर। हाँ जी ES का सर। रिजल्ट आएगा, उनके बाद शादी करेंगे। हाँ जी सर। वैसे जो डेडिकेटेड लड़के होते हैं ना, वो लड़कियों को बड़े पसंद होते हैं, हाँ। ये भी हकीकत है। तो आप इतने ज्यादा डेडिकेटेड हैं अपनी सर्विसेज को लेकर के, अपनी पढ़ाई को लेकर के, हर एक चीज, तो भाई लाइनें तो लगने वाली है, उसमें तो कोई दोहराया नहीं है। आज हमारे साथ थे प्रांशु जी। इन्होंने इस पूरे इंटरव्यू में इन्होंने बताया कि इन्होंने किस तरीके से इन्होंने सिलेक्शन लिया, लगातार सिलेक्शन लिया SSC CGL में, और उनके बाद फिर RRB NTPC में, फिर RRB JEE में इन्होंने गेट क्वालिफाई भी किया 2 टाइम्स। और इनके तैयारी के ड्यूरेशन में इन्होंने किस किस समस्याओं को इन्होंने फेस किया, इन्होंने तैयारी के दौरान इन्होंने क्या क्या स्ट्रेटेजी को फॉलो किया, और इन्होंने किस तरीके से इन्होंने मॉक दिया, ये सारा कुछ इन्होंने इंटरव्यू में बताया। देखिए, जब भी आप इस जर्नी को चुनते हैं तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं। जैसे कि प्रांशु ने भी बताया अपनी जर्नी के बारे में कि इतने ज्यादा डिमोटिवेट बीच में हो गए थे कि वो पेपर देने भी नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी वो पेपर देने गए। इसका मतलब हिम्मत नहीं हारनी है, उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अगर आपने तैयारी अच्छे से की है, अगर आपने मेहनत अच्छे से की है, तो आप एक दिन कामयाब जरूर होंगे। और आप प्रांशु की जर्नी से ये देख सकते हैं कि आज उन्हें इतनी बड़ी उपलब्धि मिली है कि वो JEE में सिलेक्शन लिया है, 85 से 90 हज़ार उनकी सैलरी होने वाली है। तो मिडिल क्लास फैमिली के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि एक बच्चा सक्सेसफुल हो गया है, स्टेबल हो गया है, ये सबसे बड़ी बात होती है, और इसी के लिए हम सब तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल। और लास्ट टाइम मैं प्रांशु जी के लिए एक चीज और कहना चाहूंगा, आपका जो भी नेक्स्ट का टारगेट है वो सपना आपका पूरा हो। थैंक यू बस सर। आपके लिए एक शायरी कहना चाहूंगा, सस्ती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे। सस्ती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे। प्रांशु जी को और इतनी सरकारी नौकरी मिले ना कि हर सरकारी नौकरी आपकी दीवानी रहे। ये 3-4 सिलेक्शन तो अभी आपको मिला, फिर आपका ES में भी सिलेक्शन हो, और एकदम आप लाइफ आप फिर इंटरव्यू के लिए आए। जी मैम, बिल्कुल मैम। आपका मोस्ट वेलकम रहेगा KD लाइव में। KD लाइव पे। थैंक यू सो मच Much एवरीवन।